हेलो चैंपियंस, रोजगार निर्माण की नई सीरीज में आप सभी का स्वागत करता है चैंपियन स्क्वायर। अब डेली शनिवार में यानी कि अब प्रतिदिन के जो घटनाक्रम है वो प्रत्येक शनिवार के सुबह 9 बजे मैं आपको पूरा ये करंट अफेयर एक झटके में रिवाइज करा दूंगा। ठीक है। अब आपके मन में ये होगा कि सर ये कैसे होगा, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप अपनी एक बुकलेट ले लीजिए, एक छोटी सी एक कॉपी खरीद लीजिए। कॉपी को खरीदने के बाद काम काम की चीजें मैं नोट डाउन कराता जाऊंगा, उसे नोट डाउन करना है और साथ ही साथ इसको पेपर 1, 2, 3, 4 और करंट अफेयर के साथ कुछ भी जो जोड़ा जा सकता है मैं आपको वो भी अपडेट करूंगा। फिर आपके मन में ये होगा कि सर रोजगार निर्माण ही क्यों, तो याद रखिए कि मध्य प्रदेश सरकार की आंखें हैं रोजगार निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार जो चीजें कर रही है उसको रोजगार निर्माण अपने डेटा के स्टोरेज में हमेशा सेव करता जा रहा है और इस डेटा का बेटर यूटिलाइजेशन अपने एग्जाम में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वक्त को खराब ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये जो करंट अफेयर की सीरीज है रोजगार निर्माण की सीरीज एमपीपीएससी के इंटरव्यू और मेंस के स्पेशल सेगमेंट में आपके काम आने वाली है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू वाले स्टूडेंट हैं वो भी अपने इस अपनी कॉपी में इस चीज को जरूर मेंटेन रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि एक सेकंड, हाँ, करंट अफेयर में सबसे पहले बता दें कि अमृत स्टेशन का नाम लिया गया हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के 6 स्टेशनों को लोकार्पित किया है ना, तो उनका लोकार्पण किया है। तो कौन से ऐसे अमृत भारत जो है वो अमृत स्टेशन उनको कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो है, नोट डाउन करिए, सबसे पहले नर्मदापुरम, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, नर्मदापुरम। सेकंड है कटनी, फिर थर्ड है ओरछा, नोट डाउन करते चलिए, रुकना नहीं है, अपना पेन चलाते चलिए। फिर है चौथा सिवनी, पांचवा है शाजापुर और छठवा है श्रीधाम। ठीक, तो अमृत 103 जो अमृत रेलवे स्टेशन है उसमें से 6 मध्य प्रदेश के कोटे में आया है, तो 6 के नाम रट लीजिए। पहला है नर्मदापुरम, दूसरा है कटनी, फिर है ओरछा, फिर है सिवनी, फिर शाजापुर और फिर श्रीधाम। ठीक है, साथ साथ से कौन कौन से हैं, शाजापुर, श्रीधाम, सिवनी, शाजापुर, श्रीधाम, सिवनी, नर्मदापुरम, कटनी और ओरछा। ठीक है, ये उम्मीद है कि ये चीजें आपको याद हो गई होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट खबर पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट खबर पे आते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट। तो भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम, क्या है महत्वाकांक्षी प्रोग्राम, एक मिनट सेटल करते हैं। महत्वाकांक्षी प्रोग्राम कौन कौन सा है भैया? भारत, पूरा समूचा भारत नक्सलवाद से बहुत ज्यादा त्रस्त था, तो भारत सरकार ने एक लक्ष्य बनाया कि मार्च 2026, ये डेट याद रखिएगा, कौन सा, मार्च 2026। ये क्या है, तो ये नक्सल मुक्त भारत करने का लक्ष्य है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत की संकल्प में सिद्धि, इन्होंने संकल्प लिया है और इस संकल्प को जब वो प्राप्त कर लेंगे तो ये सिद्धि का रूप ले लेंगे। चलिए जान लेते हैं। माननीय हमारे जो मोहन यादव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश मार्च 2026 तक नक्सलवाद से, अच्छा नक्सल से प्रभावित कौन सा है हमारा जो जिला है, वो है अपना बालाघाट। ठीक, तो मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं से नक्सलवाद से ग्रसित है, परेशान है। तो नक्सलवाद नष्ट करने के अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के हाल ही में नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार नक्सलियों को मार गिराया और नक्सल मुक्त भारत के संकल्प सिद्धि में ये ऐतिहासिक उपलब्धियों में से है। ठीक है, तो जब भी आपके पास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए, तो प्रीलिम्स में कोई कोई क्वेश्चन आएगा कि भैया आपसे पूछा जाएगा कि जो नक्सल मुक्त भारत अभियान है वो कब तक इसका टारगेट है कंप्लीट होने का, तो सीधे जो टिक करिएगा मार्च 2026 और सीधे इसका सबसे करेक्ट आंसर में से होगा। ठीक है, चलिए ये सीरीज आप मान के चलिए कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के काम आने जा रही है।
ठीक है। नेक्स्ट है, हम चर्चा करने की करंट अफेयर की सीरीज में हम आपको थोड़ा सा बता दें कि 1 तारीख से हम लेके आ रहे हैं वॉरियर बैच। ये फुल्ली इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, फुल्ली डेडिकेटेड इंग्लिश मीडियम बैच है। ठीक, मध्य प्रदेश में हमारी ऐसी पहली कोचिंग होगी जो पूरे अपने नोट्स के साथ इंग्लिश मीडियम में उतर रहे हैं। बहुत सारे लोग बेचारे क्या रहे हैं, हिंदी के नोट्स को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आगे चल के उस चीज को पढ़ते हैं, फिर कुछ करेक्शंस करते हैं। ये मत करिए, आपके हिस्से का काम हमने कर लिया है। ठीक है, नोट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, हम आपको एक ही फीस में, जैसे आपको दुनिया की आसपास की जो क्लासेस हैं वहां 1.5 लाख रुपए फीस है, इसके 50% यानी 65,000 में हम क्या करें, 2 मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू की क्लासेस देने जा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। और फीस एक मैटर नहीं है, फीस एक छोटा मोटा गुरु दक्षिणा है। अंतिम उद्देश्य आपके जीवन का कैसा हम बेटरमेंट कर पाए, ये हमारा उद्देश्य है। तो हम नंबर आपको बता दें, 90-390 30-348 पे कॉल करिए और समस्त जानकारी प्राप्त करिए। हम आपको बता दें कि ये कब चालू हो रहा है, तो 1 जून को सुबह 9 बजे। वो स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्त यार, छोटे भाई बहन जो आपके मोहल्ले पड़ोस में हैं, उनको जरूर बताइएगा कि सुबह 9 बजे जरूर आना है। ठीक है, 1 तारीख को, दिन है संडे, 1 तारीख को हम अपनी पूरी रूपरेखा आपको बता देंगे कि हम आने वाले टाइम में क्या करने जा रहे हैं, और ये सब कुछ आपको बहुत सारगर्भित तरीके से, सटीक तरीके से। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको मिलेंगे मेंटर। होता क्या है कि बहुत सारे अर्जुन इस दुनिया में घूम रहे हैं मगर उनको गुरु द्रोण नहीं मिल रहे हैं। हम द्रोण बनकर आपकी जीवन में क्या क्या अच्छा किया जा सकता है, अपने अनुभव के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक हम डेडिकेटेड तरीके से आपके पास बनेंगे मेंटर बनकर। हम रिटर्न आपको क्लास में भी कुछ नोट्स प्रिपेयर कराएंगे, पीपीटी में भी चीजें मिलेंगी, साथ ही साथ आपको हैंड रिटन सिनॉप्सिस मिलेंगे। 2 साल की रिकॉर्डेड क्लासेस। कभी कभी आप घर चले गए, आपका सर दुख रहा है, आपको परेशानी है, तो बिल्कुल टेंशन मत रखिए, लाइव फ्रॉम हाइब्रिड क्लासेस है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम से चीजें आपको डिजिटल फॉर्म में ये चीजें मिलेंगी 2 साल की वैलिडिटी के साथ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू, सब कुछ आपके लिए निःशुल्क लेवल पे मिलेगा। और हम पहले ऐसे कोचिंग होंगे जो आपको डे 1 से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट जब उसका इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो वो परेशान रहता है कि मेरी हॉबी क्या है, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे टेंशन हो जाती है। ये सब चीजों का अंत हम कर दिया, हमने सैटरडे फिक्स कर दिया। सैटरडे में 1 घंटे का आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लगेगी, जहां हम आपकी ये सब चीजों पर काम कराएंगे और धीरे धीरे आपको पोडियम में न्यूज खड़े करवाएंगे, अपना इंट्रोडक्शन करना सिखवाएंगे। साथ ही साथ न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, मैगजीन का कैसा बेटर यूटिलाइजेशन करना है, ये सब कुछ हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली अपराजित बैच लॉन्च किया है। उसमें भी वही हाल है, एक ही फीस में 2 मेंस, 1 प्रीलिम्स और इंटरव्यू की क्लासेस। और जो हमने स्पेसिफिकेशंस उसमें बताए थे वो एज इट इज सेम टू सेम अपराजित बैच में है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12th में, खास कर कॉलेज के स्टूडेंट और 12th पास के स्टूडेंट, मेरा आपको नूतन संदेश है कि जिन्होंने प्रदेश में, जिले में टॉप किया है, बिल्कुल स्वागत है हमारे संस्थान में। आप आइए और निःशुल्क क्लासेस हम आपको देने जा रहे हैं। फिर से मैं बता रहा हूं अंडरलाइन करके कि प्रदेश और जिले के टॉपरों को हम निःशुल्क क्लासेस देने जा रहे हैं। आप आइए, 2 साल ताकत से पढ़ाई करिए, हम आपकी सफलता में एकदम चट्टान की जैसे खड़े रहेंगे। साथ ही साथ जिनके ने 90%, 80% अंक प्राप्त किए हैं उनको 70% और 50% तक का डिस्काउंट हम देने जाएंगे। फिर रिकॉर्डेड क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपके लिए समर्पित तरीके से आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, तो मैं नंबर आपको बता दूं, 90-390 30-348 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप बस, आपका समर्पण हमें चाहिए। कैसा? आप आइए ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में भी चीजें आपको ये मिलेंगी। 7999 में आपको ऑनलाइन क्लासेस ये मिलने जा रही, तो आप आइए और बेधड़क होकर पढ़ाई करिए। इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम, आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप बोलेंगे कि अगर फुल टू इंग्लिश में बात करना है तो हम इंग्लिश में क्लासेस देंगे, अगर आप बोलेंगे बाइलिंगुअल करना है तो हम ये बाइलिंगुअल में भी चीजें एक्सेस करा देंगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, प्रत्येक प्रदेश की प्रत्येक व्यक्ति की आय 1,60,000 से हम मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य 22 लाख रुपए करने के प्रयास होंगे। अब क्या है ये न्यूज, हम देखिए। सबसे पहले नोट डाउन करते चलिएगा भैया, है ना, बाद में रोना नहीं कि सर ने आपने क्या किया। देखिए, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में लोक माता, ठीक नाम याद रखिएगा, लोक माता
देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। ठीक, ये आपके प्रीलिम्स का सेगमेंट है। तो प्रीलिम्स के लिए क्या, देवी अहिल्याबाई की कौन से नंबर की जयंती है, तो भैया बता दीजिए 300वीं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रीलिम्स का हो गया। विकसित भारत @2047 दृष्टिपत्र मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया गया। हाल ही में जो हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई वो कहाँ हुई, राजवाड़ा में हुई। ठीक है, तो लोक माता देवी अहिल्याबाई के आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लक्ष्यों और प्रक्रिया पर सदस्यों ने विस्तृत चर्चा की और वर्ष 2047 तक, लिख लो भैया, वर्ष 2047 तक प्रति व्यक्ति आय क्या है, समेकित विकास करते हुए सकल घरेलू उत्पाद GSDP, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद को 15.03 लाख रुपए से बढ़ाकर 250 लाख करोड़ यानी $2 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो भैया क्या है, GSDP यानी सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 15.03 लाख से कितना करने का लक्ष्य है भैया, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है 2047 तक। तो आपको बताना है 250 लाख करने का। 250 लाख यानी कितना होता है, ये लिखा है 2 ट्रिलियन। ठीक है, क्लियर, ये आपका फैक्ट तैयार होगा। फिर नया क्वेश्चन, प्रदेश की, अच्छा इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी भाषा शैली भी अच्छी होगी और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। चलिए, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 1,60,000 रुपए, अभी वर्तमान में 1,60,000 के आसपास है, उसको बढ़ाकर कितना करना है 2047 तक 22 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रति व्यक्ति 1.60 लाख से कन्वर्ट करके 22 लाख रुपए क्या करना है प्रति व्यक्ति, ठीक, प्रति व्यक्ति करने का रखा गया है। तो 2047 तक एक समृद्ध मध्य प्रदेश की इसमें परिकल्पना की गई। ठीक है, अब देखिए 100%, अब एक नया फैक्ट आ गया, 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। बहुत ही केयरफुली पढ़िए, मैं एकदम बिल्कुल मान के चल रहा हूँ कि क्लास 12 के प्यारे बच्चे हैं आप और उसी तरीके से चीजों को आप पढ़ना। देखिए क्या हो गया, हम बहुत बड़े बनने के चक्कर में हम छोटा होना बंद कर गया हमने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीजें को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मध्य प्रदेश @2047 दृष्टिपत्र के अनुसार वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पे आधारित है। ठीक है, ये भैया हम अपने निबंध में भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी लिख सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, कृषि 43%, 45%। ठीक है, इन लोगों को नोट डाउन कर लीजिए, आपके हिस्से का मैं नोट डाउन कर रहा हूं। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की परसेंटेज कितना है, नोट डाउन करिए 43%। ठीक प्यारे बच्चों, फिर सेवा, सेवा कितना है, ये है 36%। ये कुछ पूछा जाता है कृषि का कितना प्रतिशत है सकल घरेलू उत्पाद में, तो 43%, सेवा 36%। और उद्योग, उद्योग कितना है 21%। ये तैयार कर लीजिए। तो इकोनॉमिक्स के जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तब भी आप धड़ाक से लिख सकते हैं, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 43% योगदान, सेवा क्षेत्र का 36% और उद्योग क्षेत्र का 21%। ठीक है, विकसित भारत @2047 उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर सृजित करना और उसको संतुलित विकास करना इनका उद्देश्य है। जीडीपी में कृषि का योगदान 24 से 28%, उद्योग का 21% और सेवा क्षेत्र का 49.53 तक का लाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि का थोड़ा कम होगा मगर इसकी क्षतिपूर्ति हम सर्विस सेक्टर में कर दिए जाएंगे। साथ ही साक्षरता दर को, अभी वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है, 75.2% है। ठीक है, तो भैया वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है, रिवीजन हो गया 75.2%, 72.5% साक्षरता दर है। वर्ष 2047 तक इसको कितना करने का लक्ष्य है, 100% करना है। प्यारे बच्चों, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, फटफट याद रखिए। 43% है कृषि का, 36% है सेवा का,
21% है वर्तमान में, 21% है किसका, उद्योग सेक्टर का। अब 2047 में प्लान किया है कि भैया 24 से 28 करना है कृषि का, उद्योग में करना है 21.25 का, और 49.53% का सेवा सेक्टर में करना है। अब वर्तमान में अगर एमपीपीएससी में व्यापम के कुछ क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में आपकी साक्षरता दर कितनी है, तो 75.2% है, और 2047 में मध्य प्रदेश शासन ने कितना लक्ष्य रखा है, तो भैया आप फटाफट बता दीजिए तो कि इसको लक्ष्य कितना रखा है, 100% रखा है। ठीक है, तो चलिए, और कोई रेज करना था, चलिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है, तो हम अपना देसी तरीका ही अपनाते हैं मिटाने का। चीजें आपको समझ में आ रही है, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, और एक अच्छा स्टूडेंट बनकर बिल्कुल आपको ये मान के चलना है, नाटक नहीं करना है कि नहीं नहीं ये सब पढ़ा हुआ, नहीं भैया आपको पढ़ना है। फिर आपको हम एक नई चीज बताने जा रहे हैं। सऊदी अरब में क्या हुआ है, सऊदी अरब में शुरू हुआ देश का पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक। ये हो सकता है आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एआई तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो सऊदी अरब में क्या हुआ, पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक हुआ। चलिए पढ़ लेते हैं। चीन के संघाई में स्थित स्टार्टअप कंपनी सिनी एआई ने, किसने, चीन की कंपनी है, चीन की कंपनी कौन सी, सिनी एआई ने सऊदी अरब के अल हासा क्षेत्र में विश्व का पहला, कहां, सऊदी अरब में अल हासा में विश्व का पहला एआई क्लिनिक खोला है। ठीक, जो कि ये मरीजों का इलाज और वर्चुअल एआई डॉक्टर करता है। ये क्लिनिक अलमूशा हेल्थ ग्रुप के साथ मिलकर ये काम करेगा। ठीक है, बस हमारे काम की चीज ये है, फालतू में हमको ये सब चीजें ज्ञान नहीं पढ़ना। ठीक है, और डॉक्टर हुआ इसको रेगुलेट करने वाले डॉक्टरों में से एक है, मगर हमारा मेन उद्देश्य क्या है, सऊदी अरब में एआई क्लिनिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चीन की जो सिनी एआई है इसको डील कर रही है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, लिख लो भैया, प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। सऊदी अरब में शुरू हुआ पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक। ठीक, इसकी कंपनी कौन है, सिनी एआई। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी से हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तेजी से परिवर्तनकारी बदलाव। अब डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है, हम जो यूपीआई फोन पे से जो क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हम पैसे का ट्रांजिशन कर रहे हैं। ठीक है, हाथ से चीजें दिख नहीं रही, बट आजकल क्या हो गया, पापा को फोन करे, पापा हमको 10,000 चाहिए, पापा ने सीधे फोन पे किया, पासवर्ड दबाया, फट से चीजें क्रेडिट हो गई। ये कैसा है, डिजिटल ट्रांजेक्शन है, और ये डिजिटल ट्रांजेक्शन में भारत ने तेजी से ग्रोथ की है। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल लेन देन में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली है, और यह बढ़ोतरी नकदी रहित समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति ने यूपीआई में सबसे तेजी से आगे है, और इस माध्यम से 16.73 अरब रुपए का लेन देन किया गया है। कितना, अब तक का ये रिकॉर्ड है, 16.73 अरब रुपए का क्या किया गया है, लेन देन, ट्रांजेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसके अलावा तत्काल भुगतान सेवा क्यों तत्काल, यानी आईएमपीएस। ठीक, तत्काल, हाँ, और एनईटीएस, फास्टैग आदि वित्तीय लेन देन के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म माने गए हैं। एकीकृत, ठीक है, यूपीआई क्या है, यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट सिस्टम, एक भुगतान प्रणाली है। तो आपको ये सब चीजें नहीं पढ़ना है, सीधे अच्छा एक काम करिए, इसको पढ़ ही लेते हैं, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था में भी भाषा शैली का निर्माण होगा। तो क्या होगा, एक से अधिक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में जोड़ती है। कई बैंकिंग सुविधाओं, फंड रूटिंग तथा व्यापारिक भुगतानों को एक ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान करने की सुविधा उपलब्ध कराती है। इसने न केवल वित्तीय लेन देन को तीव्र, सुरक्षित और सरल, वित्तीय लेन देन कैसा है, तीव्र है, सुरक्षित है और सरल है, बल्कि व्यक्तियों के छोटे व्यवसाय व्यापारियों को सशक्त बनाया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये है, ठीक, एनपीसीआई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई ने 16.7 अरब से अधिक लेन देन पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके माध्यम से 23.25 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है।
ये इंपॉर्टेंट थी, 23.25 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। अब आईएमपीएस की शुरुआत कब हुई, तो भैया देख लो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आ जाता है कि आईएमपीएस की शुरुआत कब हुई, तो 2010 में। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसे को ट्रांसफर करने की एक सर्विस है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। तो बस मेरा उद्देश्य था कि फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आईएमपीएस को जो इंस्टेंट मोबाइल है ना पेमेंट सर्विस जो हुई, पेमेंट ट्रांसफर सर्विस है जो है वो 2010 में स्टार्ट हुई है। फिर क्या है कि अभी जो यूपीआई से क्या है 16.73 अरब रुपए का ट्रांजिशन हुआ है, यानी कि 23.25 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजिशन किया गया। ये हमारे जो डिजिटल लेन देन में जो तेजी से हम ग्रोथ कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ को बता रहा है। तो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये बात आपको फील करना पड़ेगा कि हम तेजी से ट्रांजेक्शन में भी हम तेजी से डिजिटल लेवल पे हम बहुत आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लेना, और खासकर इंटरव्यू वाले प्री छात्रों इस चीज को तो आप जरूर मेंशन कर लेना कि भैया ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आने जा रहा है। वुमेन, ठीक, नेक्स्ट सीरीज में है वुमेन फॉर ट्री। भैया एक पेड़ माँ का नाम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय तत्काल मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने अभी कृषि मंत्री का पद को ग्रहण किया है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री के पद के ग्रहण को किया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी चीजें चालू की थी। एक पेड़, देखिए प्रदेश में केंद्र सरकार के एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित होकर आप केंद्र सरकार ने क्या किया, अमृत मित्र मिशन। तो लिखिएगा केंद्र सरकार का अमृत मित्र मिशन के तहत क्या किया, वुमेन फॉर ट्री, वुमेन फॉर ट्री, वुमेन फॉर ट्री यानी पौधारोपण अभियान का संचालन किया है। ये संचालन 5 जून से लेकर 31 अगस्त के बीच में ये चलेगा, ठीक है। और इसका चयन अमृत 2.0 पोर्टल के तहत अपलोड करने का कहा गया है। जो भी चीजें आप तेजी से जिसको काम कर रहे हैं इसको अपलोड करिएगा, ठीक है। तो अमृत मित्र मिशन के तहत वुमेन फॉर ट्री अभियान, ठीक है, केंद्र सरकार का है नया वुमेन फॉर ट्री। कब तक चलेगा, 31 अगस्त तक चलेगा। कब से, 5 जून, ठीक है। 5 जून में क्या है, याद होगा पर्यावरण दिवस है। 5 जून रिलेट करेंगे तभी तो चीजें होंगी। तो 5 जून से लेकर 31 अगस्त तक वुमेन फॉर ट्री, केंद्र सरकार ने कौन सा वाला, जो मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना थी, मध्य प्रदेश सरकार का एक पेड़ माँ के नाम, उसको उन्होंने क्या किया है, शिफ्ट किया है वुमेन फॉर, मतलब ये केंद्र सरकार ने अच्छी चीजों को केंद्र सरकार ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया। तो वुमेन फॉर ट्री अभियान उसके तहत आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये एक एडिटोरियल है, एक वर्ष में स्टार्टअप में 30% की बढ़ोतरी। तो भैया देवियों और सज्जनों, मित्रों, दोस्तों, यारों, आपको हम बता दें कि आप जो पेपर 4 पार्ट बी यानी उद्यमिता विकास में इस चीज को तुरंत ऐड कर लीजिएगा। पहले ही आप अपनी कॉपी निकालिएगा, उसको सेगमेंट को एक पन्ने को पकड़िए और सीधे ब्लैंक पन्ने का यूटिलाइज कीजिए। एक वर्ष में स्टार्टअप में 30% की बढ़ोतरी हुई। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दें। भाषा शैली देखिए, इसको बिल्कुल सीधे के सीधे इसको अक्षरशः पालन कर लेना है। मध्य प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें मुझे लग रहा है आपको दिख रही होंगी, नहीं दिख रही होंगी थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अब तो दिख ही रही होगी, अब नहीं दिखेगी तो फिर चिंता का विषय, ठीक है। देने के लिए कार्यरत मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर, मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। स्टार्टअप की संख्या और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में वृद्धि और राज्य के नवाचार को प्रोत्साहन देने वाली विभिन्न पहलों के चलते पिछला वर्ष जो अत्यंत सफल हुआ। चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। पिछले एक वर्ष में राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 4012 से बढ़कर कितनी होगी, 5230। तो भैया ये पहला आपका फैक्ट हो गया कि पहले जो स्टार्टअप थे वो नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्टअप 4012 से बढ़कर कितने हुए, 5230 स्टार्टअप बन गए। ये पहला फैक्ट। फिर जिसमें से 30% की वृद्धि देखने को मिली है। फिर एक नया क्वेश्चन जो कि देखिएगा कि आपने जो महिला स्टार्टअप्स, महिला उद्यमी का एक जो यूनिट है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये वाला जो सेगमेंट है उसमें अगर आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो कंटेंट है बहुत तगड़ा हो जाएगा। चलिए
देखिए महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप में 34% की वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 1864 से बढ़कर 2490 तक पहुंच गई है। तो फिर से मैं बता दूं कि महिला जो उद्यमी हैं उनके स्टार्टअप की संख्या 34% का उन्होंने हाइक लिया है और 1864 स्टार्टअप से बढ़कर 2490 स्टार्टअप्स बढ़ गई हुई। ठीक है, ये महिला उद्यमिता की विशेष बल दिया जा रहा है। आज प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या 5300 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है देवियों सज्जनों, फिर इसके लिए सेबी अनुमोदित वैकल्पिक निवेश, ठीक इसको देख लीजिए, 5 AI का चयन हुआ है जिसमें 3 सिल्वर मेडल। इसको साइड करिए, कोई मतलब नहीं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई स्टार्टअप नीति। अब भैया आपके पास नया क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और क्रियान्वयन योजना, ये आपको हो सकता है यही डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इसका पूरा नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और क्रियान्वयन योजना 2025 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में किया गया था। इसके दौरान 2500 से अधिक स्टार्टअप ने भाग लिया और फ्यूचर फ्रंटियर्स स्टार्टअप पिचिंग सेशन में 20 स्टार्टअप्स ने निवेशकों ने निवेश किया था। चलिए, महिलाओं और कृषि स्टार्टअप को मंच मिलेगा 2024 को प्रदेश। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। इसमें महिला निवेशकों ने स्टार्टअप्स ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए अब जागरूकता का प्रसार देखिए। सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर ने पूरे 50 से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया। ठीक है, ये काम की चीज नहीं, सीधे लिखिए RAMP यानी योजना के तहत क्या है, रीजनल इंडस्ट्रियल और कॉन्क्लेव। ठीक, RAMP के तहत स्टार्टअप को जागरूकता प्रदान की गई है और नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप क्लिनिक, ये भैया आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्टअप क्लिनिक और स्टार्टअप मार्गदर्शन सत्र और इंक्यूबरेटर आउटरीच वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर का निर्माण हो पाए। ठीक है प्यारे दोस्तों, बच्चों, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ये वाला सेगमेंट और ये वाली इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग प्लस आपके डेटा की जो बुकलेट बनाई होगी उसमें आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर है नारी सशक्तिकरण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मिसाल है लोकमाता अहिल्या देवी। आप ये वाला जो सेगमेंट है आप अपने आंसर राइटिंग और यूनिट मतलब पेपर 1 पार्ट में, यूनिट 1 का पार्ट A में जो 5वें नंबर की यूनिट है अहिल्याबाई जी पर, उसको आप पूरा इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको बस केवल आपको बता दूं कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कब निबंध में भी आ सकता है तो निबंध में भी चीजें डाल सकते हैं, आपका आंसर राइटिंग में भी आ रही है चीजें, यानी यूनिट 5 में चीजें आ रही हैं तो भी इस चीज को आपको जरूर करना है। और याद रखिएगा कि जब भी देवी अहिल्याबाई पर चीजें आए तो आपको करंट अफेयर से जरूर रिलेट करना है कि 300वीं जयंती है भैया इनकी। ठीक है, याद रख लेना ये 300वीं जयंती। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विजन को आकार ले रहा है स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। ठीक है, तो थोड़ा सा एक नजर इसको देख लीजिए। सीधे हम डेटा पे बात करेंगे, सीधे डेटा पे बात करते हैं, डेटा नोट डाउन करते चलिए। दिसंबर 2024 के पल्स पोलियो अभियान में 36 लाख बच्चों को 99% लक्ष्य के साथ पोलियो की खुराक प्रदान की गई है। 6 जनवरी 2025 से शुरू 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट ने अब तक 21 जिलों में से 87 विकास खंडों को, चलिए कोई काम की नहीं है, अधोसंरचना विकास पर फोकस। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024-25 में 400 से MBBS सीटों की उपलब्धता और भी इंक्रीज की गई है, उपलब्धता की गई है। आगामी 6 मेडिकल कॉलेज को किस आधार पर किया जा रहा है, PPP मॉडल पे इसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और सीटें भी बढ़ाई गई हैं। सुपर स्पेशलिटी सीटें 47 से बढ़ाकर 64 कर दी गई है। ठीक है, फिर नॉन क्लिनिकल जो हमारे विषय हैं 291 सीनियर रेसिडेंट के पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भैया देवियों और सज्जनों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आयुष्मान भारत में मध्य प्रदेश पहली पोजीशन पे है। अब 4.29 यानी 4.29 करोड़ आयुष्मान कार्ड के साथ
मध्य प्रदेश पहली पोजीशन है। आयोजन इस योजना में 58 लाख लाभार्थियों को कितना 8,757 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त किया गया है इस योजना के तहत। ठीक है, आइए बात करते हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में। मातृ एवं शिशु संजीवन मिशन, ये 2 मार्कर में भी आ जाएगा, मातृ शिशु संजीवन मिशन। और अनमोल 2.0, ठीक, अनमोल 2.0 क्या है? प्रदेश में MMR 173 से घटकर कितनी कर दिया गया? 80, और NMR को 31 से लेकर 10 और IMR को 43 से लेकर 20 लाने का लक्ष्य कर दिया गया। भैया इस वाले सेगमेंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अनमोल 2.0 के माध्यम से 100% ट्रैकिंग, गर्भवती महिलाओं की जांच, पोषण आहार के लिए प्रेरित किया जाएगा। कौन सा? ये देखिए, हो सकता है आपके 2 मार्कर में जरूर आए। अनमोल 2.0 क्या है? तो 100% क्या करना है? माताओं की जो उनकी ट्रैकिंग की जा रही है, उनकी गर्भवती महिलाओं की जांच, पोषण आहार, इसमें प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, जननी सुरक्षा योजना के में भुगतान इसके थ्रू एकदम सुगमता से कर दिया जाएगा। ठीक है, और बस मुझे लग रहा है ये चीजें आपके सबसे काम की चीजें। और ये वाला क्या है? ये पेपर 3, ठीक है, जो पार्ट बी है आपका स्वास्थ्य वाला सेगमेंट। स्वास्थ्य सेगमेंट में इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप बढ़िया पोजीशन पे होंगे। ठीक है, अनमोल 2.0 किस चीज के लिए है, इसको आप प्रॉपर तरीके से, ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा, ये आपको काम आ जाएगी। चलिए, जस्टिस BR गवई, ठीक है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, हो सकता है आपको पूरा नाम पूछ लिया जाए। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने 14 मई को भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। किन्होंने इसको किनके द्वारा इनको शपथ दी गई? तो हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दी गई, शपथ कर दी गई। ठीक है, बस अब हमारे लिए काम की चीज बस यही, 52वें नंबर के हैं, इनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई है। ठीक है, 14 मई को अपॉइंट हुए हैं, 52वें नंबर के हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, बस ज्यादा आपको 3-5 नहीं करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सीधे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये वही हैं जो आंख से नहीं देख पा रहे, बट इनको पूरी चीजें, पूरी जो रामचरितमानस है उन्हें कंठस्थ याद है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, कौन से नंबर का? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किसको दिया गया? गीतकार गुलजार जी को और राम भद्राचार्य जी को। ठीक है, इनको ये चीजें दी गई है। ठीक, और ज्यादा अपन को सोचने की जरूरत नहीं, बस इतना ही क्या करना है। आप थोड़ा सा ये जान लें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई तो 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई, जो कि साहित्यकारों के लिए दी जाती है। ठीक है, अब 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को दी गई है। कौन कौन से? गुलजार जी को दी गई है और राम भद्राचार्य जी को दी गई है। ठीक है, इसको भी करंट अफेयर में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, फिर आएंगे अजय कुमार, यूपीएससी के नए चेयरमैन है। ये पूर्व कौन से थे? डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा सचिव थे। तो अजय कुमार जी को क्या किया गया? अभी यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया। 1985 के केरल बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं बस, और सर्वाधिक समय तक 2019 से लेकर 2022 तक रक्षा सचिव का काम इन्होंने किया। ठीक है, चलिए फिर यूनिक EPIC नंबर होगा जारी, चुनाव आयोग द्वारा दिया गया है। बस इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, मगर मुझे लगता है कि आपके लिए बस ये इंपॉर्टेंट था। ठीक, और हाल ही में दोहा डायमंड लीग में हमारे जो हमारे उभरते हुए सितारे, हमारे भारत का रोशन करने वाला नाम नीरज चोपड़ा जी ने अपने जिंदगी का सबसे लंबा, ठीक, कितना 90.23 मीटर अपना भाला उन्होंने
उड़ा के फेंक दिया सीधे, ठीक। और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। कितना? 90.23 मीटर लंबा भाला उन्होंने फेंका और चीजें ये हो गई, ठीक है। चलिए सीधे अब लास्ट में आते हैं चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में कुछ चीजें आई थी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से निकलती है, विंध्याचल पर्वतमाला से, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। ये नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों से होकर गुजरती है। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होकर गुजरती है। ये संगम यमुना नदी पर होगी, गंगा नदी पर जाके मिलती है। इसका महत्व क्या है? ये क्या कर रहे हैं? पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बीहड़ बनाती है। घड़ियाल, जो चंबल नदी पर घड़ियाल और डॉल्फिन जैसे जो दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। चंबल नदी का एक क्विक रिवीजन ये था, मध्य प्रदेश राजस्थान से होकर के गुजरेगी, खासकर कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर से, ठीक। परमाणु ऊर्जा और दायित्व अधिनियम में थोड़ा कर सकते हैं संशोधन, मगर ये हमारे लिए कोई काम का नहीं। बस ये काम की चीज है कि वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य किसके माध्यम से? कौन सी? न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। बस यही हमारे काम की चीज। फिर रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक शिक्षा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो है केरल। देखिए केरल ने क्या है, 10वीं कक्षा 10 तक इन्होंने रोबोटिक शिक्षा प्रदान करने का उन्होंने अपना फरमान जारी कर दिया है। अब वो क्या करेंगे? पहले खंड में रोबोट्स की दुनिया और इन सब के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। हमारे प्रीलिम्स में है तो ये हो सकता है, ये अगर रोबोट वाला सेगमेंट है तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। नोट्स को आप मेंटेन कर लीजिएगा। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के सेगमेंट में ये चीजें आपके काम आने वाली है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ नए वीडियो के साथ हम आपको कुछ ना कुछ अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।